हेलो गाइस, क्लास 12 सॉल्यूशन चैप्टर का ये 8th वीडियो है और आज के वीडियो में लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में और रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक हैं। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने इन सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी कर लिया है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग आप जानते ही हैं, सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमें इस चैप्टर में पढ़नी थी, जिनमें से 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल से। देखिए, एनसीईआरटी में जो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसको समझने के लिए मैं सबसे पहले ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बताता हूँ, जिससे आप इस पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन को इजीली समझ पाएंगे। तो देखो, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू ए मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। देखो, यहाँ पे एक वर्ड गिवन है मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन कहाँ से आई, क्या है? तो ये मेम्ब्रेन जो है वो कैसी होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी। सेमी परमिएबल बोल सकते हैं, परमिएबल, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोल सकते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल का मतलब क्या हुआ? सेमी परमिएबल का मतलब है हाफ परमिएबल। हाफ परमिएबल का मतलब है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देगा, परमिशन देगा जाने की, और कुछ को नहीं देगा। या सेलेक्टिवली का भी मतलब यही हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल्स को सेलेक्टिवली ये मतलब पास होने देगा और कुछ को पास नहीं होने देगा। कुछ के लिए परमिएबल है, मतलब परमिशन देता है कि पास हो जाए उसमें से, और कुछ को नहीं देता है। तो ऐसी मेम्ब्रेन कहाँ से मिलेगी? तो देखो, जितने भी एनिमल या वेजिटेबल ऑरिजिन की मेम्ब्रेन्स हैं वो सभी की सभी सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होती हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी पील्स हैं, जैसे मैंगो के ऊपर पील जो है वो एक मेम्ब्रेन की तरह ही काम करता है। हमारी जो स्किन है वो भी एक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। या फिर ये सिंथेटिक भी हो सकती है, सिंथेटिक सेलोफेन वगैरह से इसको बनाया जा सकता है। तो ये बात हुई मेम्ब्रेन की। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये जो ऑस्मोसिस होता है, तो इसमें ऑस्मोसिस में किसके मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं? तो यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कभी भी फ्लो नहीं करेंगे। ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमेशा ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करेंगे। और ऑस्मोसिस जो होती है ना, वो एक नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ करवाना पड़ेगा, ये अपने आप होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, उसमें आप आराम से समझ पाएंगे कि ऑस्मोसिस तो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, हमें बस पता नहीं होता। अभी देखेंगे कि कौन कौन सी जगह पे ये नेचुरली होता है। मीनिंग समझ लेते हैं पहले। देखो, ऑस्मोसिस समझने के लिए मैंने क्या किया, एक बीकर लिया और बीकर को एक 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बाय यूजिंग दिस सेमी परमिएबल और सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन से। तो ये जो है वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM बोल सकता हूँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके एक साइड में मैंने रख दिया सॉल्यूशन और दूसरी साइड में मैंने रखा प्योर सॉल्वेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन सॉल्वेंट। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, वाटर जैसे सॉल्वेंट, मैंने प्योर वाटर ले लिया सॉल्वेंट की जगह, और सॉल्यूशन जो है वो मैंने ले लिया वाटर प्लस सॉल्ट, तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब होगा क्या, ये समझना। ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है वो हमेशा ही लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होती है। लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ भाई? लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि लो कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है कि इसमें सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं या सॉल्यूट का अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, लो होगा, या नहीं भी हो सकता है। अगर बिल्कुल नहीं है तो लो हो गया। और हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब जैसे इस केस में जो मैंने अभी यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे तो सॉल्वेंट प्योर फॉर्म है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो सबसे कम ही हो गई, तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं हुई। अब ये सॉल्यूशन जो है जहाँ पे सॉल्ट है वहाँ की तरफ क्या होंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? देखो, यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से, तो ये मॉलिक्यूल जो है ना वो क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल से इधर इस मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन के तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। और ये मूवमेंट कब तक होता रहेगा? ये मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल नहीं हो जाए, या यूं कहें कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाए। इक्विलिब्रियम जब अटेन हो जाएगा तो क्या होगा, ये मूवमेंट जो है वो रुक जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रोसेस का जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव हो रहे हैं,
इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे ऑस्मोसिस, थोड़ा सा मैं आइडिया ऑस्मोटिक प्रेशर का भी दे देता हूँ यहीं पे। अब देखो यहाँ से इधर की साइड में मूव कर रहे हैं ना ये, तो एक तरह से ये प्रेशर इनकी तरफ लग रहा होगा। अब इस ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए अगर हम रिवर्स साइड में एक प्रेशर लगा दें, रिवर्स साइड में हम क्या करें, एक धक्का लगाएं कि नहीं, इन मॉलिक्यूल्स को इधर नहीं आने देना है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस को रिवर्स किया जा रहा है। मतलब ये तो ऑस्मोसिस तो क्या है, नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसको रिवर्स करने के लिए अपोजिट साइड में प्रेशर लगाया जाता है। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है। ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल्स जो नेचुरली होते हैं, देखो अगर इस तरह का, अगर आपने फ्रेश एक मैंगो लिया है ना, और मैंगो को कट कर दिया और इसको किस में रख दिया, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है, सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन को ही ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन। उसमें रख दिया तो आप क्या देखेंगे कि ये जो मैंगो हैं वो क्या हो गए, मैंगो के जो पीसेज हैं वो श्रिंक हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो मैंगो के पीसेस जो हैं वो, ये जो मैंगो जो है इसकी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे आपने क्या रख दिया, मैंगो को किस में रख दिया, मैंगो के अंदर में जो वाटर है वो तो क्या है, ज़्यादा है, और बाहर आपने रखा है ब्राइन सॉल्यूशन, है ना, ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बाहर से, यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। तो इनमें से जितना भी वाटर के पार्टिकल्स हैं, या यूँ कहें वाटर का कंटेंट है, वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ब्राइन सॉल्यूशन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्राइन सॉल्यूशन हमने लिया ही इसलिए है क्योंकि उसमें से जितना भी ये जो मैंगो के पीसेस हैं उनमें से जितना भी वाटर है वो बाहर की तरफ आ जाए। दूसरा, अगर इस तरह के आपने देखे हो रोज़ के जो हैं वो फ्लावर इस तरह से थोड़े से क्या हो जाएं, मुरझा जाएं, तो उनको अगेन रिवाइव करने के लिए क्या कर सकते हो, थोड़ी देर आप इनके ऊपर फ्रेश वाटर स्प्रे कर दीजिए। या फिर आप वेजिटेबल में भी देखते हो, वेजिटेबल जो सेलर होते हैं ना, वो क्या करते रहते हैं, बार बार वाटर स्प्रे करते रहते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, है ना। वो क्यों करते हैं, उसका रीज़न, दोनों का रीज़न सेम ही है कि वाटर जो होता है उसकी कंसंट्रेशन तो बिल्कुल कम है, वाटर में सॉल्यूट का अमाउंट तो है नहीं, फ्रेश वाटर जो है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट तो है नहीं। जबकि इनकी जो सेल्स हैं, जो ये जैसे फ्लावर की बात करें तो फ्लावर की जो सेल्स होंगी उनमें तो कुछ अमाउंट में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो जैसे आप फ्रेश वाटर लेंगे तो फ्रेश वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जिनकी कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल लो है ना, मतलब सॉल्यूट की पार्टिकल्स की लो कॉन्सेंट्रेशन, तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब मूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगेन इनकी टोनिसिटी मेंटेन हो जाएगी, या टोन्ड हो जाएंगे, टोन्ड हो जाएंगे तो अगेन ये फ्रेश फ्लावर बन जाएंगे। क्लियर है। इसी तरह से सेम आप वेजिटेबल वाला भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो मुरझाए हैं, मुरझाए किसकी वजह से, वाटर लॉस हो गया इनमें से। अगर अगेन आपने इनको वाटर दे दिया, रिवाइव कर दिया, तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है इनकी सेल्स में चला जाएगा और अगेन ये रिवाइव हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम अगेन यहाँ पे आते हैं, तो ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं वही यहाँ पर लिखी हुई हैं, एक बार रीड कर लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। देखो, देयर आर मैनी फिनोमेना विच वी ऑब्जर्व इन नेचर और एट होम। फॉर एग्जाम्पल, रो मैंगोज श्रिप्ड when pickled in brine। brine का मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है उसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। wilted flower revive when placed in fresh water। blood cells collapse when suspended in saline water। blood cells collapse क्यों हो जाती हैं saline water में, अगेन वही प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस। if we look into these process we find one thing common in all, that is all these substance are बाउंड बाई मेम्ब्रेन। मतलब जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो क्या हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड हैं। चाहे फ्लावर की बात कर लें, चाहे ब्लड सेल की बात कर लें, उनके चारों तरफ क्या है, एक सराउंडिंग में मेम्ब्रेन है। दीज मेम्ब्रेन कैन बी एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन एंड दीज अकर नेचुरली सच एज पिग ब्लैडर और पर्चमेंट, और कैन बी सिंथेटिक सच एज सेलोफेन। तो जितनी भी मेम्ब्रेन है, एनिमल और वेजिटेबल सोर्स की जितनी भी मेम्ब्रेन है वो सभी कैसी हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दीज मेम्ब्रेन्स अपीयर टू बी कंटिन्यूस सीट और फिल्म, yet they contain a network of submicroscopic holes or pore. Small solvent molecule like water can pass through these holes, but the passage of bigger molecules like solute is hindered. तो मैंने आपको बताया
कि जो सेलेक्टिवली या सेमी परमिएबल एसपीएम, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन्स हैं, उनमें से सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर सकते। सिर्फ किसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। ठीक है। मेम्ब्रेन हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल बोल सकते हैं या कई जगह पर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में एसपीएम बोलते हैं। ठीक है। Assume that only solvent molecule can pass through these semi-permeable membrane if these membrane is placed between the solvent and solution shown in figure 2.9. मैंने अभी फिगर जैसा आपको बताया था। The solvent molecule will flow through the membrane and pure solvent of the solution. This process of flow of the solvent is called osmosis. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, ये आगे वो बताएंगे। कहाँ से कहाँ होगा? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जो फ्लो होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है। ओके। द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम एज इट अटेन द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड if extra pressure is applied on the solution. This pressure that just stop the flow of the solvent is called osmotic pressure of the solution. ठीक है। मतलब क्या हुआ? मैंने आपको वहाँ पे अभी जैसा बताया था ये वाला, कि अगर अपोजिट साइड में एक प्रेशर और लगा दिया जाए, ये अपोजिट साइड में अगर एक प्रेशर लगाया जाए जिससे ये ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाए, तो इस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसको डिनोट करते हैं पाई से। इसका डेरिवेशन हम अब आगे देखेंगे। देखो, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट solution to the concentrated solution across semi-permeable membrane is due to osmosis. The important point is kept in mind that solvent molecule always from lower concentration to higher concentration of the solution. ये मैंने अभी आपको बताया कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होगा। ओके। Next, the osmotic pressure has been found to depend on the concentration of the solution. Yes. अब हम बात करते हैं कि जो osmotic pressure की जो हम बात कर रहे हैं उसको किस तरह से derive किया जा सकता है। The osmotic pressure of the solution is the excess pressure that must be applied to the solution to prevent osmosis. That is, to stop the passage of the solvent molecule through a semi-permeable membrane into the solution. This is illustrated in 2.10 यहाँ पे। Osmotic pressure is a colligative property as it depend on number of solute molecules. Yes. तो ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक। अब वैसे तो इसमें डायरेक्ट ही है, इसका कुछ अलग से डेरिवेशन जो है वो डायरेक्ट ही है, इसमें एक्सपेरिमेंटली है। देखो यहाँ पे, and do not their identity. For a dilute solution, it has been found experimentally that osmotic pressure is proportional to the molarity. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि जितनी भी अभी तक हमने जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उन सभी में हमने मोलेलिटी पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये वाला मोलेरिटी है, कैपिटल एम। कैपिटल एम का मतलब क्या होता है? मोल पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मोलेलिटी थी पहले सभी में, यहाँ पे मोलेरिटी है। मोलेरिटी को यहाँ पे एम भी बोल सकते हैं या फिर सी बोला गया है, यहाँ पे सी से डिनोट कर रहे हैं इसमें एनसीईआरटी में जनरली हम एम से, कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। ओके। ऑफ द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर टी। थस जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होगा दैट इज पाई इक्वल टू सी आर टी। सी यहाँ पे क्या है? पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी है। सी इक्वल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी का हमने फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस डायग्राम को भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट वैसे तो आप समझ जाओगे, पहले वाला जो है डायग्राम वही है कि यहाँ पे मैंने क्या, ये दो हमने क्या लिए? बीकर ले लिए, ये दो बीकर लिए, और इन दोनों बीकर को एक इस तरह की ट्यूब से कनेक्ट किया, और इसमें क्या लगाया है? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें सॉल्यूशन है मतलब, और इसमें सॉल्वेंट है प्योर। सॉल्यूशन जिसमें है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली कैसी होगी? हाई होगी, है ना। सॉल्वेंट
प्योर सॉल्वेंट है तो ये सबसे डाइल्यूट होगा, ये लो कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होंगे वो कहाँ से जाएंगे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, इधर की तरफ मूव करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब इसके अगर बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ एटमॉस्फेयर, ओपन है तो इसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है, अगर इसको हमें इस प्रोसेस को, ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है वो तो है ही है, लेकिन इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर और लगाना पड़ेगा, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना सा ही है इस डायग्राम का मतलब। अब ये आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज CRT, है ना, CRT। अब CRT जो है इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो यहाँ पे मोलरिटी जो है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो N2 लिख सकते हैं, मोल्स को N लिखते हैं, है ना, और 2 नंबर जो कंपोनेंट होता है वो सॉल्यूट होता है अकॉर्डिंग टू NCERT, और 1 नंबर जो सॉल्यूट होता है, 1 नंबर कंपोनेंट जो होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं। तो जहाँ पे भी 2 सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो ये किसके लिए लिखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल V जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पाई को थोड़ा एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हैं। आगे N2 मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट है तो इसको W2 लिख सकते हैं, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इसको M2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन N2 की जो वैल्यू है, यहाँ पे N2 की वैल्यू को इस तरह से रिप्लेस किया, V को इधर की साइड में ले गए, तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, पाई इंटू V, ये वाला V जो है मैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करूँ तो ये वाला जो B है इसको इधर की साइड में ले गए, तो ये पाई इंटू V हो गया, और N2 का जो है वो यहाँ से इस N2 की W2 बाई M2 लिखा, तो ये W2 बाई M2 ये N2 की जगह लिखा, और RT SH आ गया, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इन सभी वैल्यूज़ को हम इजीली नोट कर सकते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट, और इस फॉर्मूला की हेल्प से हम किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के कंपैरेटिवली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उससे किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना ज़्यादा इजी है। वो क्यों, उसके 2-3 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न क्या है कि जो हम यहाँ पे प्रेशर मेज़र करते हैं वो अराउंड रूम टेम्परेचर करते हैं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर सेंसिटिव सॉल्यूट हैं उनका डिग्रेड होने के चांसेस नहीं रहते। दूसरा है कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलरिटी यूज़ किया जाता है, जबकि अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मोलिलिटी यूज किया जाता है। मोलिलिटी जो होता है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट का मास यूज किया जाता है, जबकि मोलरिटी में मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कभी भी किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है ये अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कंपैरेटिवली ऑस्मोटिक प्रेशर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो लार्ज होता है। इवन बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो भी इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो काफ़ी लार्ज आएगा, जबकि अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इन सभी की जो वैल्यूज आती हैं वो बहुत कम आती हैं, जिनको मेज़र करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या यूँ कहें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो यहाँ पे लार्ज मैग्नीट्यूड आने की वजह से ईजी कैलकुलेशन होती है, ईजिली इसकी रीडिंग ली जा सकती है। इसीलिए इन कुछ रीजन्स की वजह से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या कोई सॉल्यूट अननोन सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक बेस्ट मेथड हो सकता है। ठीक है, द टेक्निक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द बायोमोलिक्यूल्स एज दे आर जनरली नॉट स्टेबल एट हायर टेम्परेचर एंड पॉलीमर्स हैव पुअर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जनरली हम ऑस्मोटिक प्रेशर से इनकी कर सकते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव हों, सॉल्युबिलिटी उनकी प्रॉपर किसी सॉल्वेंट में नहीं आती है, तो उन सभी मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर मास भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ टर्म है। ठीक है, टर्म कौन कौन सी हैं, एक है आइसोटोनिक,
एक आइसोटोनिक है, एक है हाइपोटोनिक और एक है हाइपरटोनिक। इन टर्म्स का मतलब समझते हैं पहले। तो मैं आपको एक बार इन तीनों को कंपैरेटिवली मीनिंग समझा देता हूँ, फिर इसको पैराग्राफ को रीड करेंगे। तो इन तीन टर्म को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं ब्लड सेल्स का। ब्लड सेल्स के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इक्वलेंट होती है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl के। मतलब क्या है कि अगर हम 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl का सॉल्यूशन बनाएं और उसमें हम क्या रख दें, इन ब्लड सेल्स को रख दें, तो ब्लड सेल्स के अंदर ना तो सॉल्वेंट यानी कि वाटर अंदर जाएगा ना ही बाहर जाएगा। ऐसा हमें बाहर से दिखेगा, एक्चुअली होगा क्या कि जितने वाटर के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएंगे उतने ही बाहर चले जाएंगे, क्योंकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जिस सॉल्यूशन में ये रखी हुई है उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और अंदर की साइड में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों की इक्वल है। इसीलिए यहाँ पे इनकी टोनिसिटी कहें या फिर इनका जो शेप या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है दोनों जगह सेम बने रहेंगे। ये ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बाहर वाले सॉल्यूशंस के इक्वल होती है, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता ही क्या है, सेम। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हो तो ऑस्मोसिस जैसा प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं ये आइसोटोनिक। नेक्स्ट टाइप का सॉल्यूशंस होते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपर का मतलब होता है हाई या ज़्यादा, है ना। हाई का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए। अब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, समझना है इसको ध्यान से। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, NaCl की कॉन्सेंट्रेशन हो गई ज़्यादा। NaCl जो है यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और आपको पता है कि जो ऑस्मोसिस जो होती है वो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है। मतलब जहाँ पे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है यानी कि सॉल्यूट के अमाउंट कम है। अब सॉल्यूट के अमाउंट कहाँ कम है, इनके अंदर है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर बताऊँ तो इसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम है, बाहर की साइड में सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर की तरफ ज़्यादा जाएंगे। अब बाहर की तरफ भागने लगेंगे तो क्या होगा, ये जो ब्लड सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए तो श्रिंक हो जाएगी। तो कहने का मतलब अगर ऐसे सॉल्यूशंस हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में अगर किसी को रख दिया जाए तो वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है हाइपो। हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस। हाइपो मतलब लेस। अगर ऐसे सॉल्यूशंस ले लिए जाएं जिनकी सॉल्युबिलिटी, जिनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, तो कम कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, देखो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इनकी कैसी है, कम है, लेस है, मतलब सॉल्यूट के अमाउंट इसमें कम डिजोल्व है। सॉल्यूट के अमाउंट कम डिजोल्व हैं तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोसिस होगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर जाएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। और ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल की प्रेशर की वजह से ये बस्ट भी हो सकती है, इस तरह की बस्टिंग भी हो सकती है। तो ये तीन टर्म है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तीनों का मतलब समझ में आ गया। वैसे इन वर्ड्स का मतलब भी आप जानते ही हैं। आइसो का मतलब जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब सेम ही रहेगा, है ना। हाइपर का मतलब हाई और हाइपो का मतलब लेस। ठीक है, एक बार इसको रीड भी कर लेते हैं। देखो, two solutions having same osmotic pressure at the given temperature are called isotonic solution. When such solutions are separated by semi-permeable membrane, no osmosis occur between them. For example, the osmotic pressure associated with the fluid inside the blood cells is equivalent to the 0.9% mass by volume sodium chloride solution कॉल्ड नॉर्मल सेलाइन। इसको नॉर्मल सेलाइन भी बोलते हैं। जो आप ड्रिप यूज़ करते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो ड्रिप लगाते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप जाएं कभी हॉस्पिटल या मेडिकल शॉप पे तो देखना उसमें यही लिखा रहता है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, है ना, NaCl। तो ये जब हम डायरेक्ट ही वेन में अगर इसको लगाते हैं तो ये सॉल्यूशन ब्लड के साथ में आइसोटोनिक होता है एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावीनसली। ऑन अदर हैंड, इफ वी प्लेस a cell in solution containing more than 0.9% mass by volume solution of sodium chloride, water will flow out the cell and they would shrink. Such solution is called hypertonic. If the salt concentration is less than 0.9% mass by volume, the solution is said to be hypertonic. समझ में आ गया, मैंने अभी आपको समझाया था। In this case, water will flow into the cell if placed in the solution and they would swell. ठीक है, अब इनके यूज क्या हैं, इनके यूज भी देख लेते हैं, फिर हम इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे।
The phenomena mentioned in the beginning of this section can be explained on the basis of osmosis. जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जो मैंगो को अगर हमने सैलाइन में रखा था या फ्रेश फ्लावर्स के ऊपर हमने वाटर का स्प्रे किया था, उसको भी हाइपर और हाइपोटोनिक के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. प्योर वाटर जो था वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, और सैलाइन जो वाटर था, जिसमें सैलाइन वाटर में हमने क्या रखा, सैलाइन जो था उसमें हमने मैंगो रखा था, तो सैलाइन जो था वो हाइपरटोनिक था. सैलाइन हाइपरटोनिक था तो इसमें वाटर जो है मैंगो की जो पीसेस थे उनमें से निकल के आ गया था, इसीलिए मैंगो जो था वो श्रिंक कर गया था. Raw mango placed in the concentrated salt solution lose water by osmosis and shrivel into pickles. Wilted flower revive when placed in fresh water. A carrot that has become limp because of water loss into the atmosphere can be placed into the water, making it firm once again. Okay, water will move into its cell through osmosis. When placed in water containing less than 0.9% mass by volume of salt, blood cells swell due to flow of water in them by osmosis. People taking a lot of salt or salty food experience water retention in tissue and intracellular space because of the osmosis. The resulting puffing or swelling is called edema. एडिमा की मैं कुछ आपको पिक दिखाता हूं जिनसे आप देख पाएंगे कि क्या होता है. तो एडिमा जो है उसमें क्या होता है कि अगर आप सॉल्ट का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर का रिटेंशन ज़्यादा होता है, और सेल और टिश्यूज़ और इंटरसेलुलर स्पेस जो हैं उनमें वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग आने लगती है. तो इस तरह की डिजीज़ को हम बोलते हैं एडिमा. इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि यूरिन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या पास कराया जाए, यूरिन पास कराया जाए. इसके लिए डायूरेटिक्स वगैरह दिए जाते हैं. ऑस्मोसिस का नेक्स्ट एप्लीकेशन है वाटर मूवमेंट. वाटर मूवमेंट कहाँ से? सॉइल से रूट्स में और रूट्स से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में. वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है. कैसे होता है? देखो, सॉइल जो होती है उसमें वाटर होता है, जबकि प्लांट के रूट्स कहें या प्लांट जो है टिश्यू कह सकते हैं, रूट्स जो होती हैं वो टिश्यू से बनी होती हैं, टिश्यू सेल से बने होते हैं. तो सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है, सेल्स में वो सॉल्यूशन होता है, जो फ्लूइड होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी. तो ऑस्मोसिस के थ्रू सॉइल से वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है? रूट्स में होता है. और ये प्रोसेस जो होती है वो ऊपर की साइड में कंटिन्यू चलती रहती है थ्रू ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का नेक्स्ट एप्लीकेशन है सॉल्टिंग ऑफ मीट. मीट के ऊपर सॉल्ट का स्प्रे करने से मीट को प्रिजर्व किया जा सकता है. अब ये कैसे होता है? जैसे मीट के ऊपर क्या हो सकते हैं, माइक्रोब्स या बैक्टीरियाज ग्रो कर सकते हैं. अब बैक्टीरिया जैसे ही ग्रो करेंगे तो यहाँ पे सॉल्ट का स्प्रे कर रखा है, तो ये कि इनके अंदर जो भी फ्लूइड होगा वो फ्लूइड लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं इन बैक्टीरिया या फंजाई या माइक्रोब्स जो हैं उनमें से बाहर निकल जाएंगे. अब वाटर इनके ऊपर बाहर निकल गया तो ये क्या हो जाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी और ये ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो सॉल्ट के स्प्रे की वजह से, मीट की सॉल्टिंग करने की वजह से मीट को प्रिजर्व किया जा सकता है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑस्मोसिस के. चलो इनको एक बार रीड भी कर लेते हैं. देखो, water movement from soil into plant root and subsequently into upper portion of the plant is partly due to the osmosis. The preservation of meat by salting and of fruit by adding sugar protect against bacterial action. तो जो फ्रूट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, मीट को भी प्रिजर्व किया जा सकता है बाई सॉल्टिंग. कैसे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ए बैक्टीरियम ऑन सॉल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट लॉस वाटर, स्ट्राइप्स एंड डाइज. ठीक है, मतलब सिंपल सा मैंने अभी आपको समझाया किस तरह से होता है. तो इस तरह से सॉल्टिंग करने से मीट को प्रिजर्व किया जा सकता है. ओके, तो अब हम बात करते हैं इस एग्जांपल की. तो क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर क्यूब. 200 सेंटीमीटर क्यूब बोलें या 200 ml बोलें. ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन. तो देखो यहाँ पे 200 ml जो है वो क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, और यहाँ पे 1.26 जो है वो ग्राम में गिवन है क्या, प्रोटीन. प्रोटीन जो है वो एज ए सॉल्यूट यूज हो रही है, तो सॉल्यूट लिख दिया मैंने. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन टेम्परेचर. टेम्परेचर दे दिया है 300 केल्विन टेम्परेचर. इज फाउंड टू बी, कितना है प्रेशर जो है वो कितना दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बोल सकते हैं, पाई दे रखा है 2.57 × 10⁻³ बार. ठीक है,
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। अब मोलर मास ऑफ प्रोटीन यानी कि सॉल्यूट का मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है, M2 कैलकुलेट करना है। तो M2 कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला हमने अभी डेराइव किया था वो क्या था, M2 इक्वल टू W2R इंटू टी डिवाइडेड बाई पाई वी। सारी वैल्यूज हमें गिवन है, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। सिर्फ R की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। R जो होता है उसकी वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है इसमें। अच्छा, इनकी वैल्यूज बस हमें पुट करनी है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। W2 जो है वो कितना गिवन है, W2 कहें ये वाला है ना, वो है 1.26 ग्राम। नेक्स्ट R की वैल्यू 0.083। ओके, नेक्स्ट है टेम्परेचर 300 केल्विन। ओके, नेक्स्ट पाई की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2.57 इंटू 10⁻³ बार। और यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है वो 200 ml दे रखा है, जबकि हमें वॉल्यूम चाहिए होता है मोलरिटी निकालने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए लीटर में। तो इसको हम डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो ये लीटर में आ जाएगा। ठीक है, बस इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी 61.022, ये आ जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन इतनी इससे आ जाएगी। सिंपल सा है, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हों तो आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेना है और आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस हमें समझ में आ गया, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर हमने समझ लिया था। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या था, जैसे एक सॉल्टी वाटर है, ये सॉल्टी वाटर है यानी कि सॉल्यूशन बोल सकते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है। यहाँ सॉल्ट वाटर यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और एक लिया मैंने फ्रेश वाटर जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, लो होगा। अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली क्या होगा, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, तो यहाँ से क्या होगा, इधर की साइड में वाटर के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा, तो इसको तो बोलेंगे ऑस्मोसिस। लेकिन हम बात कर रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या किया जाए कि फोर्सफुली हम क्या करें कि जो ऑस्मोसिस हो रहा है, इसको अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, देखो ये तो ऑस्मोसिस है, रेड कलर से जो मैं बता रहा हूं ये तो ऑस्मोसिस है। अगर मुझे ये ऑस्मोसिस प्रोसेस रोकनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तब तक तो क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस रुकेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जो सॉल्टी वाटर है उसमें से मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या करें, फ्रेश वाटर की तरफ मूव करें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तभी क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ से फ्लो करेंगे, रिवर्स फ्लो करेंगे। रिवर्स ऑस्मोटिक का मतलब ये समझ गए, रिवर्स ऑस्मोटिक का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक का मतलब तो ये था, ऑस्मोसिस का तो मतलब ये था, ये तो ऑस्मोसिस था। ठीक है, लेकिन रिवर्स की बात कर रहे हैं तो रिवर्स ये है, तो ये है रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। ठीक है, और RO के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर देना अप्लाई करना पड़ेगा। किससे ज़्यादा, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, तभी रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपने जो RO आपके घरों में लग रहा है उसमें ये ही प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो सॉल्टी वाटर या इम्प्योर वाटर है उसमें से प्योर वाटर को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं। और आपने देखा होगा RO जो होता है उसमें कुछ एक टाइम के बाद में फिल्टर चेंज करना पड़ता है ना, फिल्टर डलवाना पड़ता है। वो फिल्टर क्या है, बेसिकली ये ही है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो ही, उसी को हम फिल्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो जाता है, यहाँ पे कुछ दिनों के बाद में सॉल्यूट पार्टिकल जो हैं यहाँ इधर की साइड में आके ये यहाँ पे जाते हैं, पास तो नहीं होते, लेकिन प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं, और वो इसमें जितने पोर्स होते हैं उन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, तो इसको दोबारा से हमें चेंज करवाना पड़ता है। क्लियर है, फंडा समझ में आ गया। क्या कर रहे हैं हम, ऑस्मोसिस प्रोसेस के रिवर्स कर रहे हैं बाय अप्लाइंग एक्स्ट्रा प्रेशर। एक बार रीड कर लेते हैं इसको, क्या दिया है,
देखो, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स इफ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड. That is now the pure solvent flow out of the solution through the semi-permeable membrane. This phenomena is called reverse osmosis and is of a great practical utility. Reverse osmosis is used in desalination of seawater or saline water. A systematic setup of the process is shown in figure 2.11. When pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out ऑफ द सी वाटर थ्रू द मेम्ब्रेन. वही मैंने आपको बताया कि जब आप प्रेशर अप्लाई कर देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा तो रिवर्स हो जाता है प्रोसेस और सॉल्वेंट यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्टी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करने लगते हैं. ए वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन आर अवेलेबल फॉर दिस प्रोसेस. तो पॉलीमर्स की मेम्ब्रेन, सिंथेटिक मेम्ब्रेन का यूज़ यहाँ पे किया जाता है जो हमारे घरों में आरओ लगे रहते हैं उनमें. The pressure required for the reverse osmosis is quite high. A workable porous membrane is a film of cellulose acetate. जो मैं यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ वो किसकी हो सकती है? सेल्यूलोज एसिटेट की हो सकती है. Is permeable to water but impermeable to impurities and ions present in seawater. These days many countries use desalination plant to meet their potable water requirement. तो घरों में जो आरओ यूज़ किया जाता है उनमें भी सेलुलोज एसीटेट या फिर अदर सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ करके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स बनाई जाती हैं. तो इस तरह से रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का प्योरिफिकेशन किया जाता है. नेक्स्ट वीडियो में हम एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में ओवरऑल जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं उनका एक ओवरव्यू भी मिलेगा, एक तरह से पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.